एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज से हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, ये जो चैप्टर है, यहाँ पे वी आर डिवाइडिंग दिस चैप्टर इनटू 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये मैंने आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है। देखो यहाँ पे हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे दैट व्हाट इज द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर्स क्या है और माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द फीचर्स एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आ सकते हैं। एज एंड व्हेन आई एक्सप्लेन, तो हम क्वेश्चन के तरीके से ही समझेंगे दैट कैसे हमें आंसर करना है एग्जाम में, ठीक है। तो हमारा एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, साथ साथ एग्जाम में हमें किस तरह से इन्हें अप्रोच करना है, हाउ आर वी गोइंग टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स, ये भी हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। एंड वी आर नॉट गोइंग टू मग अप, मैं आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन करने वाली हूं बच्चों। While I am explaining, you can jot down the notes, okay? आपको चाहिए तो आप टेक्स्ट बुक में नोट्स बना लीजिए, so that it is easier for you to remember the next time you are going through the textbook, okay? Now, whenever we are learning economics, I want you all to sit with your textbook next to you. आपके पास आपका हाइलाइटर होना चाहिए, एक पेंसिल या पेन होना चाहिए, so that as and when I tell कि ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको हाईलाइट करना है, आप तुरंत हाईलाइट कर दोगे। अभी से हम इस तरह से पढ़ेंगे बच्चों, ताकि बोर्ड एग्जाम के पहले दिन या कुछ दिनों पहले जब आप पढ़ रहे हो, इट इज इजियर फॉर यू ऑल टू स्टडी, ओके। तो इसी डे 1 से हमें स्टार्ट करना है प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़ाई करने के लिए। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स डाइव डीप इनटू टुडेज चैप्टर। अब इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये हमने क्लास 11th में पढ़ा है बच्चों। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? हमारे जो अनलिमिटेड वांट्स होते हैं, हमारे जो अनलिमिटेड डिजायर्स होते हैं, उसे हम किस तरह से फुलफिल करेंगे यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज, बिकॉज हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड नहीं होते, राइट। देयर इज अ लिमिट टू द रिसोर्सेज दैट वी हैव, एंड यूजिंग दोज रिसोर्सेज व्हाट आर द चॉइसेस दैट वी आर गोइंग टू मेक इन ऑर्डर टू फुलफिल आवर डिमांड्स, इसे हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, राइट। अब ये जो इकोनॉमिक्स है, इसे मेजरली 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसे हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। हम इसे बोलते हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। ये जो इकोनॉमिक्स है, इसकी ये 2 शाखाएं हैं, ओके। अब इसका क्या मतलब होता है, लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल, आप भूखे हो, घर में कोई है नहीं खाना बनाने के लिए, तो आपने सोचा दैट आज बाहर जाके खाना खाते हैं, या फिर आपने सोचा कि ओके जोमेटो या स्विगी से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं घर पे। तो जब आप ऑर्डर कर रहे हो या जब आप बाहर होटल में गए हो, तब आप खाना ऑर्डर कर रहे हो, तो आप क्या क्या सोचोगे, आपके दिमाग में क्या क्या चलेगा? सबसे पहले आप ये सोचोगे दैट आपको कितनी भूख लगी है, राइट। उस हिसाब से आप ऑर्डर करने का क्विजीन डिसाइड करोगे कि कितना पोर्शन मुझे मंगाना है, हाउ हंग्री आई एम। सेकेंडली, यू आर ऑल्सो गोइंग टू थिंक अबाउट व्हाट इज नीडेड। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए हमें, कि हमारे पास अभी कितना पॉकेट मनी है, कितना पैसा है, दैट यू आर गोइंग टू थिंक, राइट। आप कुछ भी ऑर्डर नहीं कर सकते, आपके पास जितना पॉकेट मनी है उसमें जो भी चीज आप खरीद पाओगे वो आप ऑर्डर करोगे, उस हिसाब के रेस्टोरेंट में आप जाओगे। उसके बाद आप क्या सोचोगे, आप ये भी तो सोचोगे कि बाबा मुझे किस तरह का खाना पसंद है, आपकी क्या पसंद है, आपका क्या डिजायर है, ये भी तो आप सोचोगे। दैट आपको आज साउथ इंडियन खाने का मन हो रहा है, या नॉर्थ इंडियन फूड खाने का मन हो रहा है, या फिर आपको कॉन्टिनेंटल खाने का मन हो रहा है, ये सब आप सोचोगे, राइट। देयर आर मेनी अदर थिंग्स, बट प्राइमरीली आप ये सब सोचने वाले हो, एंड देन you are going to arrive at a decision that okay I am going to order this much, okay। ये जो डिसीजन आपने लिया, इसे कौन स्टडी करता है? इसे इकोनॉमिक्स का एक पोर्शन बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे क्या हुआ, एक इंडिविजुअल है जैसे आप, तो आपके जो वांट्स है, आपके डिजायर्स है, आपके पास जो रिसोर्सेस है, उन्हें लेके आप कैसे उन्हें फुलफिल करते हो, व्हाट आर गोइंग टू इम्पैक्ट योर इकोनॉमिक डिसीजंस, ये जो स्टडी करता है, इसे हम बोलते हैं दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिंपल है, इजंट इट? ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बार इस तरह से हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और इकोनॉमिक्स का वो हिस्सा जो ये इंडिविजुअल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हियर, जो ये इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करता है, इसे हम बोलते हैं
माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। आपको भूख लगी, आपने सोचा दैट अरे मुझे आज अकेला तो नहीं खाना है, मैं एक काम करता हूँ मेरे फ्रेंड्स को बुला लेती हूँ साथ में। तो आपने फ्रेंड्स को भी इकट्ठा कर लिया, तो आपके 4, 5, 10 फ्रेंड्स इकट्ठा हो गए। नाउ आपके पास क्या हो गया, आपके पास अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आ गए हैं। ओके, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अब सब मिलके डिसाइड करेंगे कि कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाना है, कौन सा क्विजीन खाना है, सबको कितना पोर्शन मंगवाना है, राइट। तो नाउ आपके अकेले का डिसीजन होगा क्या कहाँ जाना है? नो। अगर ग्रुप में आप 10 लोग हैं तो क्या एक ही जन डिसाइड करेगा? नहीं, बहुत सारे जन, मेजॉरिटी मिलकर डिसाइड करेगी कि बाबा आज क्या खाने का मन है, कितना पैसा खर्च करना है, राइट। तो यहाँ पे आप अगर अकेले खाना खाते तो आपका जो डिसीजन है वो चेंज होता, लेकिन अगर आप ग्रुप में खाना खा रहे हो तो आपका डिसीजन कुछ अलग होने वाला है, आपका बिहेवियर कुछ अलग होने वाला है। वो इकोनॉमिक्स का हिस्सा जो इस ग्रुप को स्टडी करेगा, ये ग्रुप की क्या नीड्स है, इस ग्रुप के क्या वांट्स है, इनके पास कितने रिसोर्सेस है, ये जो स्टडी करता है, एग्रीगेट का जो स्टडी करता है, उसे हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करेगा? एग्रीगेट का स्टडी करेगा कि बाबा एज अ ग्रुप आपने कितना खाना खाया, एज अ ग्रुप ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने इंपैक्ट किया आपके डिसीजन को। लेकिन उस ग्रुप में से सिर्फ एक बंदा, जैसे आप हो, आपके जो नीड्स है, आपके वांट्स है, आपके रिसोर्सेस है, इसे जो स्टडी करता है उसे हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिंपल, रोजमर्रा के एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा है कि माइक्रो और मैक्रो का क्या डिफरेंस है। नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो आप पेज नंबर 1 निकालिए बुक में से एंड वी आर गोइंग टू रीड। जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है मैं आपको हाईलाइट करने के लिए बोलने वाली हूँ, सो प्लीज बी रेडी विद योर पेन, पेंसिल, हाईलाइटर। ठीक है, नाउ लेट अस रीड इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑलराइट, इंट्रोडक्शन क्या लिखा है, लेट अस रीड। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड macroeconomics are two main branches of modern economics. ठीक है, the term micro is derived from the Greek word micros. आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए, which means small or millionth part. The term macro is derived from the Greek word macros, which means large. ठीक है, जैसे कि हमने देखा पूरे ग्रुप का स्टडी है मतलब लार्ज है, एग्रीगेट का स्टडी है तो मैक्रोस ये वर्ड है ग्रीक वर्ड जिसपे से ये डिराइव हुआ है, एंड माइक्रो मतलब मिलियंथ पार्ट में को आप स्टडी करते हो। पूरी जो इकोनॉमी है उसे आप छोटे छोटे हिस्सों में जब डिवाइड करते हो तो उस हिस्से को आप स्टडी करोगे, माइक्रो व्यू लोगे तो उसे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलोगे। इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड माइक्रोस। ओके, ये जो ग्रीक वर्ड है ये दोनों भी आपको पता होने चाहिए, माइक्रोस एंड मैक्रोस। Alright, these terms were coined by Norwegian economist Ragnar Frisch of Oslo University in 1933. तो ये जो रैगनर फ्रिश नाम के इकोनॉमिस्ट है उन्होंने इन वर्ड्स का डेरिवेशन किया है, उन्होंने इस वर्ड को कॉइन किया हुआ है। Alright, मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स माइक्रो एंड मैक्रो। उसके बाद आपको यहाँ पे डू यू नो दिया गया है बच्चों, फॉर योर एडिशनल इंफॉर्मेशन यू कैन रीड दिस। लेकिन आगे चल के आपको ये देखिए ये शुड नो दिया है, पूरे बुक में आपको ये डू यू नो और यू शुड नो दिखने वाला है। तो डू यू नो ये ऑप्शनल है, पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन यू शुड नो ये आपको जरूर पढ़ना है बिकॉज उसमें से आपको शायद कोई ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछा जा सकता है। ऑलराइट, नाउ लेट अस रीड यू शुड नो में क्या दिया गया है। हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस was developed first. It is a traditional approach. Origin of this approach can be traced back to the era of classical economics. Adam Smith, David Ricardo, J.S. Mill, etc. ये जो सारे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इनके एरा में ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट हुआ है। It was popularized by neoclassical professor economist Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics published in 1890। ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों की एग्जैक्टली इसका डेफिनेशन क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का और इसका स्कोप क्या है। ऑलराइट, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। एक बड़े से पीस को जब आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हो और उस हिस्से को जब आप स्टडी करते हो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। नाउ फॉर एग्जांपल, अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ समथिंग दैट वी ईट। ओके, ये आपका पिज्जा है, ठीक है,
इस पिज्जा को आपको बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई पिज्जा स्लाइस। ओके, दिस इज अ स्लाइस ऑफ द एंटायर पिज्जा। नाउ व्हेन आई एम स्टडीइंग दिस स्लाइस, मैं इस स्लाइस को उठाती हूँ, इस स्लाइस को मैं ठीक से स्टडी करती हूँ, पूरा माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करती हूँ, एक ही स्लाइस को, पूरे पिज्जा का सिर्फ एक स्लाइस, उसे मैं पूरा डिटेल में स्टडी करती हूँ, इन डेप्थ एनालिसिस, इसे हम बोलेंगे माइक्रोव्यू, राइट? तो स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। Microeconomics thus deals with a small part of the national economy. पूरे जो नेशन वाइड हमारी इकोनॉमी है, इसे हमने छोटे हिस्सों में डिवाइड किया है, इंडिविजुअल हिस्सों में, और उस इंडिविजुअल हिस्सों को जब हम स्टडी करेंगे उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। देखिए, इंडिविजुअल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। इंडिविजुअल यूनिट्स सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर or a firm, the price of a particular commodity or factor etc. ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या स्टडी हो रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में? वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्शंस एंड बिहेवियर। किसका एक्शन और बिहेवियर आप स्टडी करने वाले हो? इंडिविजुअल का। ओके, इंडिविजुअल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंडिविजुअल कौन कौन है? देखिए, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और अ फर्म, the price of a particular commodity or a factor etc. तो जैसे कि हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा, जब हम खाना खा रहे थे, हमने जब खाना ऑर्डर किया तो वो जो स्टडी है इंडिविजुअल कंज्यूमर, हमारा स्टडी था, हमने क्या ऑर्डर किया, क्या कमोडिटी थी, ओके, क्या प्राइस है, ये जो सब इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कमोडिटी, इसका प्राइस, ये सब जो स्टडी करता है, इसके एक्शंस और बिहेवियर्स को जो स्टडी करता है, उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। गेटिंग इट? प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू विल बी एबल टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। इसे आपको मगअप करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू गिव यू रियल लाइफ एग्जांपल्स, तो यू कैन कोरिलेट एंड देन राइट डाउन कि ओके, ये एग्जांपल में हमने क्या क्या देखा था, जस्ट यू हैव टू जॉट दैट डाउन। इज दिस क्लियर? देखिए, आगे डेफिनेशन दिया गया है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। Let us review some more definitions. Morris Dobb ने एक definition दी है, he is an economist. क्या है देखो, microeconomics is in fact a microscopic study of the economy. क्या है माइक्रोइकोनॉमिक्स? माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। अगर माइक्रोस्कोप से हम डिटेल में स्टडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं माइक्रोइकोनॉमिक्स, ठीक है? उसके बाद आपको लर्नर वाली भी डेफिनेशन दी गई है। आगे देखिए, दूसरे इकोनॉमिस्ट है। If you want, you can go through this definition because it is a very big definition. आपने इस definition को इग्नोर किया तो भी चल सकता है। एग्जाम में आपको एक definition लिखना है, तो आपने मॉरिस डॉब की definition लिख दी, then too it is all right. Okay, one definition will be required. आपको मीनिंग लिखना है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसके बाद आपको डेफिनेशन लिखनी है। When you are writing definitions in economics, आप कैसे लिखोगे? आपको लिखना है as per मॉरिस डॉब, या फिर आप लिखोगे according to मॉरिस डॉब। उसके बाद जो भी उन्होंने बोला है, देखिए, आज से आपको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना होता है। ओके, अगर कोई बोलता है, हमने ये बेसिक इंग्लिश में सीखा हुआ है, राइट? अगर आपने किसी ने बोला हुआ है, वो आपको कोट करना है, तो आपको उसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ता है, ठीक है? तो जब आप डेफिनेशन कोट करोगे, henceforth एंटायर इकोनॉमिक्स में आप याद रखिए, whenever you are quoting somebody, आपको इसे इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखना होता है। तो ये सेंटेंस जो है, माइक्रोइकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी, इसे आपको कॉमास में लिखना है। गेटिंग इट? ओके, आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी स्कोप का क्या मतलब होता है? स्कोप मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या इंक्लूडेड है। एग्जैक्टली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ये हमें देखना है। यहाँ पे ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है। क्या है देखिए, हम 3 थियोरीज पढ़ने वाले हैं। इसे हम 3 थियोरीज के नाम से भी बोलते हैं, 3 थियोरीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सी थियोरी है? वेरी वेरी इजी। फर्स्ट थियोरी, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। सेकेंड, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। एंड थर्ड, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब ये क्या है, ये हम डिटेल में 1 बाय 1 देखने वाले हैं। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से हम सीखने वाले हैं। सबसे पहला, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। देखिए, यहाँ पे ऊपर दिया गया है आपको, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब कोई भी प्रोडक्ट जब कोई भी मैन्युफैक्चरर लॉन्च करता है, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा आप एक पेन मैन्युफैक्चर करेंगे, तो ये जो पेन है ये कैसे बनने वाला है, हाउ यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस दिस पेन। ओके, ये जो पेन है ये कितनी कीमत पे आप बेचोगे,
ये पेन की कितनी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करोगे, आपको कितने बायर्स मिलेंगे, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, इजंट इट? अगर ये जो पर्टिकुलर पेन है इसका बहुत सारा डिमांड है मार्केट में, तो ऑब्वियसली आप प्रोड्यूस भी ज्यादा करने की कोशिश करोगे और आप प्राइस भी कितने चार्ज करोगे, आप प्राइस भी अच्छी चार्ज कर सकते हो, बिकॉज मार्केट में तो बिल्कुल भी ज्यादा लोग है नहीं और इसकी डिमांड बहुत है। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर पेन के बहुत सारे प्रोड्यूसर्स है मार्केट में, मतलब यहाँ पे आपको कंपटीशन है मार्केट में, तो ये जो प्राइस है ये आपको अकॉर्डिंगली डिसाइड करनी पड़ेगी लुकिंग एट द एंटायर कंपटीशन। तो ये जो आप सीखते हो, ये जो एक मैन्युफैक्चरर या ये जो एक बिजनेसमैन डिसाइड करता है कि प्राइस कितना होगा, दिस थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइस, इट इज देयर इन योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इसे स्टडी करता है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा, कोई भी गुड्स होगा, उसका प्राइस कैसे डिसाइड होता है, ये जो स्टडी करता है इसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी समर में मैंगो का सीजन था, तो याद करिए जब शुरुआत में मैंगोज आते हैं, एकदम शुरुआत के सीजन में, जैसे ही मार्च आता है, मैंगो स्टार्ट होते हैं आना, तब देखिए मैंगोज का प्राइस कितना होता है। Why is it high that time? Because जो मैंगोज है अभी फार्म से आना चालू हुए हैं, तब क्या होता है, जो सप्लाई है मैंगोज का दैट इज वेरी वेरी लो। लेकिन ऑब्वियसली हमें खाना तो होता है, सबको खाना होता है, तो डिमांड हाई होती है तभी, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू हैव देम। तो इसीलिए क्या होता है, अगर हम देखें तो शुरुआत में प्राइसेस बहुत हाई होती है, दे आर स्काई हाई। Why? Because आपके पास लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मैंगोज है और इतने सारे कंज्यूमर्स है, तो आप एक ज्यादा प्राइस कमांड करते हो। लेकिन वाइस वर्सा, जब बहुत सारा सप्लाई स्टार्ट हो जाता है तो धीरे 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 प्राइसेस क्या होने लगते हैं, प्राइसेस ड्रॉप होने लगते हैं, राइट? आप ये बहुत सारी चीजों में एवरी प्रोडक्ट गोज थ्रू दिस, कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, इसके ऊपर डिसाइड होता है दैट उसका प्राइस पॉइंट कितना होना चाहिए, और दिस इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो नाउ लेट अस रीड, क्या दिया गया है, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी is determined by market forces of demand and supply। देखा हमने इस एग्जांपल में दैट कोई भी कमोडिटी है, फॉर एग्जांपल मैंगोज देखे हमने, तो कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, इस पे से डिसाइड होता है, राइट? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद डिमांड एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, एंड सप्लाई एनालिसिस, दैट इज प्रोड्यूसर बिहेवियर, राइट? हमने देखा यहाँ पे दैट कितने मैंगोज की डिमांड है, दैट इज डिमांड एनालिसिस, और कितना फार्म का प्रोड्यूस है, सप्लाई एनालिसिस, ये जो करता है वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है, एक पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, दैट इज प्रोडक्ट प्राइसिंग। समझ में आ गया? इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइस को हम डिटरमिन करते हैं इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। गेटिंग इट इजी? आगे चलते हैं, देखो थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अब फैक्टर क्या होता है? नाउ फॉर एग्जांपल, ये जो आपने पेन मैन्युफैक्चर करने का डिसाइड किया है, तो आप पेन कैसे मैन्युफैक्चर करोगे, ये आइडिया आपको आया, राइट? आपको ये आइडिया आया कि बाबा इस पेन को मुझे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, कोई भी यूनिट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो कहां पे होता है, वो बनेगा किसी लैंड पे। तो चाहे आप कुछ भी मैन्युफैक्चर कर लो, आपको जरूरत होती है लैंड की, राइट? आपकी बिल्डिंग जो खड़ी होगी, आपका फैक्ट्री जो खड़ा होगा, वेयरहाउस जो होगा, वो कहां पे होगा, एट द एंड दैट इज लैंड, राइट? तो सबसे पहला आपको लैंड की जरूरत पड़ती है, राइट? उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको अगर कुछ भी प्रोड्यूस करना है, आपने फैक्ट्री तो खड़ी कर दी, लेकिन प्रोड्यूस करेगा कौन, आप अकेले ही सब करोगे क्या? नहीं, आपको लगेंगे बहुत सारे हैंड्स, आपको चाहिए बहुत सारे वर्कर्स। वर्कर्स को हम इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बोलेंगे लेबर। आपको चाहिए बहुत सारे वर्कर्स जो आपके फैक्ट्री में काम करेंगे, आपके लिए वो पेन्स को प्रोड्यूस करेंगे। अब वर्कर्स भी आ गए, फैक्ट्री भी आ गई, चालू करें देंगे प्रोडक्शन। क्या चाहिए प्रोडक्शन चालू करने के लिए? आपको प्रोडक्शन चालू करने के लिए चाहिए रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कैसे आएगा? रॉ मटेरियल आएगा जब आपके पास पैसा होगा, तो आपको पैसा देना पड़ेगा, देन यू विल गेट योर रॉ मटेरियल, राइट? तो ये जो पैसा है, इसे हम हमारे इकोनॉमिक्स के भाषा में बोलेंगे capital। all types of money that you will be requiring to spend in order to start the production, ये क्या है, कैपिटल है, राइट? तो अगर आपको कोई भी यूनिट स्टार्ट करना है, तो आपके पास लैंड चाहिए, आपके पास वर्कर्स चाहिए, दैट इज लेबर चाहिए, आपको कैपिटल डालना पड़ेगा, उसके बिना तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कौन चाहिए,
आपकी ये तो आइडिया किसे आई प्रोडक्शन स्टार्ट करने की? ये आई आपको, तो आपका होना जरूरी है ना ये प्रोडक्शन पूरा स्टार्ट करने के लिए। सो यू इन दिस केस विल बी कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर। यू आर एन एंटरप्रेन्योर। तो ये जो होते हैं, ये जो चारों है, इसे हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी प्रोडक्शन अगर आपको करना है तो ये चारों चीजों की आपको जरूरत होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, आप ये इकोनॉमिक्स में आपके साथ ये रहने वाला है, तो आप ये फैक्टर्स को याद करिए। एग्जाम्पल अगर आप समझ जाएंगे तो ये याद करना बहुत आसान होगा। अगर आपको कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट करना है तो आपको क्या क्या चाहिए? आपको एक फैक्ट्री चाहिए, आपको वर्कर्स चाहिए, आपको रॉ मटेरियल एक्सेट्रा जो खर्चा है उसके लिए पैसा चाहिए, और आपको आप खुद है तो एंटरप्रेन्योर की भी जरूरत है। सो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये जो चारों है मिला के दे आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्हें भी स्टडी करता है। लेट अस रीड क्या दिया गया है। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। राइट, हमने एग्जाम्पल में देखा। Microeconomics help in determining the factor rewards for land, labor, capital and entrepreneur in the form of rent, wages, interest and profit respectively. अब इसका क्या मतलब होता है? जैसे हमने देखा that microeconomics क्या स्टडी करेगा? Microeconomics land, labor, capital और entrepreneur को जो rewards मिलते हैं, रिवॉर्ड मतलब क्या? अगर कोई भी वर्कर आपके पास काम कर रहा है तो क्या वो फोकट में काम करेगा? नहीं, उसे आप क्या दोगे? उसे आप दोगे वेजेस। राइट, आपने अगर कहीं से जो फैक्ट्री है वो भाड़े पे ली है तो आपको क्या देना पड़ता है? भाड़ा देना पड़ेगा। राइट, इसका मतलब आपको क्या देना है? रेंट देना पड़ेगा। आपने जो कैपिटल बिजनेस में लाया है, अगर आपका खुद का कैपिटल है या फिर आपने लोन लिया है और फिर इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, तो जो लोन लिया है उसे आपको क्या देना पड़ता है? लोन पे आप देते हैं इंटरेस्ट। और जो ये सब करने के बाद जो एंटरप्रेन्योर होता है उसे क्या मिलता है एट द एंड? वो चालू ही क्यों कर रहा है? बिकॉज ही वांट्स टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव होता है, isn't it? So these are known as the rewards for these four factors of production. जो लैंड है उसे रेंट मिलता है, जो लेबर है उसे हम वेजेस देते हैं, कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, और जो एंटरप्रेन्योर है उसे प्रॉफिट मिलता है। राइट, आपको ये कोरिलेशन समझ में आ गया? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है? लेट अस रीड अगेन। माइक्रो इकोनॉमिक्स helps in determining the factor rewards in the form of rent, wages, interest and profit respectively. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? ये जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनको कितना रेंट जाना चाहिए, कितना वेजेस, कितना इंटरेस्ट, और ये सब करने के बाद कितना प्रॉफिट होगा, ये जो स्टडी करता है उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सो इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड्स। गेटिंग इट? तो सबसे पहले हमने क्या देखा? थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। फैक्टर की प्राइस भी डिटरमाइन करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। एंड लास्टली थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। लेट अस रीड क्या बोला है। Theory of welfare basically deals with efficiency in the allocation of resources. Efficiency in the allocation of resources is attained when it results in maximization of satisfaction of the people. Economic efficiency involves three efficiency. तो हम जब इकोनॉमिक वेलफेयर की थ्योरी पढ़ रहे हैं बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे है एफिशिएंसी। कहाँ एफिशिएंसी होनी चाहिए? एफिशिएंसी सारी जगह पे होनी चाहिए, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे कंजम्पशन हो या ओवरऑल हो। अब इसका क्या मतलब हुआ? नाउ फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम, आप बोलोगे बार बार मैम एग्जाम्पल सिर्फ खाने के देते हैं। व्हाई डू आई डू दिस? बिकॉज इट बिकम्स वेरी रिलेटेबल टू अस। तो जब भी हम खाना खाएंगे आपको ये एग्जाम्पल याद आ जाएगा, तो आपको और भी ये आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो मम्मी है वो आपके लिए घर पे खाना बनाती है, आपके और आपके फैमिली मेंबर्स के लिए। नाउ लेट अस अज्यूम देयर आर 4 पीपल इन द फैमिली। ओके, एंड मम्मी है आपकी जो खाना बनाने वाली है। अब जब मम्मी खाना बनाती है, मम्मीज आर वेरी स्मार्ट, ओके, होम मेकर्स। व्हाट डू दे डू? सबसे पहले वो देखती है दैट आज क्या लंच या डिनर बनेगा, उसके लिए वो देखते हैं कि घर में क्या क्या
अवेलेबल चीजें है, तो यहाँ पे उन्हें सबसे पहले देखना पड़ता है दैट हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या है घर में, फ्रिज में कौन सी सब्जियां है, क्या क्या है घर में, क्या क्या सामान है, आज का मील का मेन्यू क्या होना चाहिए, वो सोच के वो डिसाइड करती है। अब वो जब मील डिसाइड करती है तो वो क्या करेगी, जो भी उनके पास सामान अवेलेबल होगा, मम्मी के पास ऐसी जादू होती है दैट वो अवेलेबल सामान में से वो बहुत ही अच्छा खाना बना सकती है। सो शी यूजेस द रिसोर्सेज दैट शी हैज ऑप्टिमल मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। मतलब इसका मतलब जब वो खाना बना रही है, खाना इज व्हाट अ प्रोडक्शन फॉर हर, राइट? तो वो जब खाना बना रही है तो वो क्या करती है, जो भी रिसोर्सेस है उनका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करके खाना बनाती है। अब वो जब खाना बना रही है, क्या वो बस ऐसे ही खाना बना देती है जो भी उनकी मर्जी हो? नहीं, वो ये देखेगी दैट ये जो 4 लोग हैं ना घर में खाना खाने वाले, किसकी क्या पसंद है, तो सबकी पसंद का ख्याल रखते हुए मम्मी खाना बनाती है, राइट? हाँ, ये जरूर देखेगी मम्मी दैट सब हेल्दी खाना हो, लेकिन एट द सेम टाइम शी इज ऑल्सो गोइंग टू एंश्योर दैट आपको क्या पसंद है, आपके छोटे या बड़े भाई या बहन को क्या पसंद है, आपके पापा को क्या पसंद है, अगर घर में ग्रैंड पेरेंट्स है तो उनकी सेहत के हिसाब से उनको क्या पसंद है। सो सबका ख्याल रख के एक मेन्यू डिसाइड होता है। सो लुक एट हाउ शी इज थिंकिंग, शी इज डिसाइडिंग every single day, right? Every single day 2 or 3 times she does these decisions, she makes these choices. तो ये सबकी पसंद को ध्यान रखते हैं, मतलब ओवरऑल सारे जो घर है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, खाना खाने के बाद मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, ये मम्मी का हमेशा एम होता है दैट बच्चे खुश होने चाहिए खाना खा के, राइट? एंड लास्टली जब खाना बन गया और जो सबसे पहले खाना खाने आया, फॉर एग्जाम्पल आप पहुंच गए सबसे पहले खाना खाने, ओके, और आप बैठ गए खाना खाने के लिए, तो मम्मी क्या करेगी, अगर मम्मी ने कोई पसंदीदा स्वीट बनाया है आपका, सारा स्वीट सब आपको ही दे देंगी मम्मी, किसी के लिए कुछ नहीं रखेंगी। What she is going to ensure? She is going to ensure that even if you like it, everybody gets his or her share of that favorite food. मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है खाने का, उसका ख्याल मम्मी रखती हैं, राइट? वो सब में उसको बराबर से बांटेंगी, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी वो बराबर से देखेंगी। तो बस माइक्रो इकोनॉमिक्स भी यही करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू डू ऑल दीज स्टडीज ताकि सब कुछ एफिशिएंटली हो। जो हमारी होम मेकर्स हर रोज करती हैं, वही माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। लेट अस रीड व्हाट इज हैपनिंग। ओके, इकोनॉमिक वेलफेयर में फर्स्ट पॉइंट देखिए, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब जब खाना बना रहे हैं, इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया। नाउ लेट अस सी इकोनॉमी में उसे हम किस तरह से देखते हैं। Efficiency in production means producing maximum possible amount of goods and services from given resources. ठीक है, प्रोडक्शन जैसे मैंने आपको बताया, मम्मी जब खाना बनाती है तो क्या देखती है, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है उसमें मैं मैक्सिमम कितना अच्छा खाना बना सकती हूँ, कितना ज्यादा खाना बना सकती हूँ, राइट? तो यही इकोनॉमी में हमें स्टडी करना है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। आगे देखो, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, अकेले को नहीं मिलना चाहिए, सबको बराबर से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबको बराबर से सारे रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। देखो क्या दिया है, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द पीपल फॉर कंजम्पशन in such a way as to maximize total satisfaction of the society। मतलब पूरे सोसाइटी का जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमाइज करना है, एक इंडिविजुअल का नहीं। देखिए, मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फैक्शन, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। गेटिंग इट? दिस इज एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। हमने एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन देखा, हमारी मम्मी हर रोज करती है, बस हमें उसे इकोनॉमी से रिलेट करना है। ठीक है, जैसे हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन सब में बराबर होना चाहिए, तो इकोनॉमी भी वही करता है दैट सब में बराबर से सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। सिर्फ वन पोर्शन ऑफ द सोसाइटी को सब कुछ मिल गया और बाकी जो वीकर सेक्शंस है उसे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन में एफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है? एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी होनी चाहिए। देखिए मतलब क्या होता है, it means the production of those goods which are most desired by people। जैसे मैंने आपको बताया कि पसंद क्या है उसका भी ध्यान रखना है, क्या जरूरतें हैं उसका ध्यान रखना है, मतलब सबकी जरूरतों का ख्याल रखना होता है ताकि ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी हो जाए। गेटिंग इट? तो हमने ये जो 3 थियोरीज है इसमें क्या क्या पढ़ा है,
व्हाट इज द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? 3 थियोरी। कौन सी थियोरी है? सबसे पहली है प्रोडक्ट का प्राइस, मतलब हमारी जो कमोडिटी है उसका प्राइस डिसाइड होता है, राइट? हमने पेन का एग्जांपल देखा, प्रोडक्ट प्राइस डिसाइड होता है। उसके बाद हमने सेकंड देखा थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये जो हमारे 4 फैक्टर्स है उनको जो रिवॉर्ड्स देते हैं वो भी यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। और हम थर्डली स्टडी करेंगे थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, मतलब पूरी सोसाइटी का इसमें वेलफेयर होना चाहिए, सबका इसमें भला होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? दैट प्रोडक्शन में एफिशिएंसी होनी चाहिए, कंजम्पशन में यानी डिस्ट्रीब्यूशन में एफिशिएंसी होनी चाहिए एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी होनी चाहिए, राइट? तो ये आज हमने देखा दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। मैंने जो भी हाईलाइट किया हुआ है बच्चों, एंश्योर दैट यू हाईलाइट दिस। अगर जो मैं बोल रही हूँ वो आपको नोट्स में लिख लेना है फटाफट से याद रखने के लिए, आप वो भी कर सकते हो, ताकि लास्ट डे पे जब आपको रिवाइज करना है इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज। ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट आपके बुक में इस तरह से मार्किंग्स हो सो दैट आप फटाफट स्कैन कर सकते हो, ठीक है? अगले लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप यहां तक आपको बहुत ही अच्छे से स्कोप क्लियर हो गया। अगर आपको अच्छे से लेक्चर समझा है, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए दैट आपको ये लेक्चर कैसे लगा। मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।